Hello students, how are you? I'm fine and hoping same for you people. So we are going to begin with our political science class today. And in the previous class, I have already begun with chapter number 6. That was international organizations. In that chapter, we have already studied that why do we need international organizations, in which you come to know that international organization help with the matters of war and peace, as well as they help in the progress of the world. They also help the countries cooperate to make better living condition for all of us. तो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा था। और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? राष्ट्रसंघ यानी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जैसे कि आप सबने पढ़ा ही था कि जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। और लीग ऑफ नेशन जो था वो प्रिवेंट नहीं कर पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939 एंड विच वॉज एंडेड इन 1945. So when the war was continued at that time, it was thought that there was a need of some international organization which can prevent the world from another world war. कि एक ऐसी संगठन की आवश्यकता है जो आने वाले समय में दुनिया को युद्धों से बचा सके। और इसी सीरीज में यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, पहले से यूएनओ ही कहते थे पर अब इसे सिर्फ यूएन कहते हैं। It was founded as a successor of League of Nations. It was established in 1945. Because Second World War was a very devastating war in which lakhs of people were died, which was a big number as compared to the First World War. तो इसलिए क्या बनाया गया? राष्ट्रसंघ बनाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि दुनिया में आने वाले समय में और विश्व युद्ध ना हो। शुरुआत में सिर्फ 51 कंट्रीज ने अपने साइन किए थे, लेकिन बाद में अब इसकी सदस्य संख्या 193 हो चुकी है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं which are working for the peace and development in the world, in which you know that there are Human Rights Commission, there are United Nations Development Program, United Nations High Commission for Refugees, United Nations Children Fund, which is known as UNICEF, and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. ये जो इसकी एजेंसीज हैं ये सब दुनिया में जो है वो पीसफुल कोऑपरेशन के लिए काम करती हैं। एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज एजेंसीज बाय हार्ट। आपको इनको एज इट इज़ याद करना है एंड यू मे गेट सच क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो वी आर बिगिन with our new topic today, that is reform in UN after the Cold War. You all know that there are 5 permanent members in United Nations, and you have studied in chapter 2 that USSR is disintegrated and Russia has been given the permanent membership of UN instead of USSR. जैसा कि जो विश्व का शक्ति संतुलन है वो आप देख ही चुके हैं कि काफ़ी बदल चुका है। तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के अंत के बाद यूएन में किस तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। While the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. So let us examine the debate over the reform of the UN Security Council in 1992.
सो 92 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लिया और उसके जो मेन चीज़ें थी वो ये थी। नंबर 1, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। पहली बात यही है जिस पर सभी देश एग्री करते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज के विश्व की रियलिटीज़ को साबित नहीं करती। सेकेंडली, इट डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली द वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पार्ट्स। ज़्यादातर देशों को यही लगता है कि यूएन के जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ झुकते हैं। एंड थर्ड, इट लैक द एक्यूटेबल रिप्रेजेंटेशन, कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर अच्छे से सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो यूएन में बदलाव लाने की आवश्यकता को जताते हैं। सो इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन, ऑन 1 जनवरी 1997 द यूएन Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how UN should be reformed. For instance, should new Security Council member be chosen? तो 1997 में कोफी अन्नान जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की और ये डिसाइड किया कि एक नया सदस्य चुनने के लिए क्या किया जाना चाहिए। In the year since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent member of Security Council. So, a new member, it has been suggested, should be a major economic power. पहली बात ये उम्मीद की गई कि जो एक नया सदस्य होगा वो एक बड़ी महाशक्ति होना, आर्थिक रूप में एक सशक्त देश होना चाहिए। अ मेजर मिलिट्री पावर, एक ऐसा देश जिसके पास अच्छी बड़ी मिलिट्री हो। अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, और ये देश ऐसा हो जो यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करता हो, अच्छा पैसा देता हो। अ बिग नेशन इन द टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और परमानेंट मेंबर वो भी होगा जिसके पास एक बड़ी पॉपुलेशन होगी। A nation that represents the democracy and human rights, और वह देश कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स देता हो, मानव अधिकार देता हो। A country would make the council more representative of world's diversity in terms of geography, economic system and culture. तो वह देश जिसमें जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता पाई जाती हो, ये सब देश, ये सब खूबियाँ एक देश में हो तो वो देश यूएन का परमानेंट मेंबर बन सकता है। इट वाज डिसाइडेड in 1997. But each of these criteria have some validity. The government saw advantages in some criteria and disadvantages in others, depending on their interest and aspirations. लेकिन इस सब बातों में भी सभी देशों की एक सहमति नहीं है। कुछ बातें उन्हें ठीक लगती हैं ज़्यादातर देशों को और कुछ में उनकी असहमति है। Even if they had no desire to be the member themselves, country could see that criteria was problematic. यानी वो देश जो यूएन के मेंबर नहीं भी बनना चाहते, उनको भी ये क्राइटेरिया सही नहीं लगता है। How big an economic or military power did you have to be qualify for Security Council membership? जैसा कि पहला इन्होंने कहा कि एक बिग पावर होनी चाहिए, बिग इकोनॉमिक पावर। कितनी बड़ी? How much big? What level of budget contribution would enable to state to buy its way into the council? दूसरा था कि एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए बजट में। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर कितना पैसा दे सकता हो। थर्डली एक बड़ा पॉइंट था, एक बिग पॉपुलेशन हो। तो वॉज अ बिग पॉपुलेशन एन एसेट्स और अ लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड? यानी किसी देश के पास अगर बड़ी जनसंख्या है तो वो उसका एसेट है या लाइबिलिटी है?
If respect for democracy and human right was the criteria, country with excellent record would be in the line to be the members. और अगर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट क्राइटेरिया हो जाए तो जो लाइन है यूएन में शामिल होने के लिए वो बहुत बड़ी हो जाएगी. सो हाउ द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व्ड. तो फाइनली जो नया देश जिसको सदस्य बनाया जाए इसको कैसे सुलझाया जाए. Did equitable representation in geographical term means that there should be one seat each from Asia, Africa, Latin America and Caribbean? तो इस हिसाब से तो एक एक सीट सबको मिलनी चाहिए, एशिया को, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को. Should the representation on the other hand be by the regions or sub-regions? Why should the issue of equitable representation be decided by geography? Why not by the level of economic development? Why not, in other words, give more seats to the members of developing world? तो वास्तविकता तो ये है कि विकासशील देशों को ज़्यादा सदस्यता क्यों ना मिले. Because there are more number of countries which are the developing country. But here there are difficulties. The developing world consists of the countries at many different level of development. What about the culture? Should different culture or civilization be given representation in more balanced way? How does one divide the world by civilizations or culture given that the nation have so many culture streams within their borders? तो इन सब समस्याओं के साथ बार बार यही मुद्दा उठता है कि यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कैसे लाया जाए. A related issue was to change the nature of membership altogether. Some insisted, for instance, that veto power of 5 permanent members be abolished. दूसरा जो इसकी प्रक्रिया में सुधार लाने की बात है वो यही कहा जाता है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वीटो पावर ख़त्म कर देनी चाहिए. Many perceived the veto power to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality of UN and thought that the veto was no longer right or relevant. बहुत सारे देशों को लगता है कि वीटो पावर जो है वो डेमोक्रेटिकली रॉन्ग है, वो सबको बराबरी का अधिकार नहीं देती. In Security Council, you know that there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. The charter gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. The main privilege of 5 permanent members are the permanency and the veto power. The non-permanent members serve only for 2 years at a time and give way after that period to newly elected members. जो परमानेंट मेंबर्स हैं आपको पता है वो स्थायी हैं, उनके पास वीटो की शक्ति है. वीटो की शक्ति का अर्थ होता है किसी भी विषय में अपने नकारात्मक वोट दे देना. और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 सालों के चुने जाते हैं. A country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all the continents of the world. तो जो अस्थायी सदस्य हैं वो इस तरह से चुने जाते हैं कि दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स के लोग इसमें शामिल हो पाएं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली non-permanent members do not have the veto power. वीटो पावर मैंने आपको पहले ही बताया है. The Security Council proceeds by voting and all members have one vote. आप सबको पता है कि सभी देशों के पास क्या होती है, एक वोट होता है, वन वोट होती है. But the permanent member can vote in a negative manner so that even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is called veto. मान लीजिए सभी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स किसी मामले के पक्ष में हो, लेकिन एक स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर उसके विपक्ष में हो, तो
उस एक परमानेंट मेंबर की बात मान ली जाएगी, उसका वोट नकारात्मक है लेकिन वो डिसीजन मेकर बनेगा। इस शक्ति को वीटो की महाशक्ति कहा जाता है। While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that permanent members are unlikely to agree to such reform. हालांकि सब ये चाहते हैं कि वीटो पावर ख़त्म कर दी जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। And also they may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over. ये बात बिल्कुल सत्य है। शीत युद्ध खत्म हो चुका है, अब कोई शक्ति संघर्ष नहीं है, लेकिन कभी भी जो स्थायी सदस्य हैं वो वीटो को ख़त्म करने के लिए एग्री नहीं होंगे। There is a danger, as in 1945, that the great power would lose interest in the world body, that they would do what they pleaded outside it. कि अगर उनको महाशक्तियों को कोई इसमें वीटो पावर या कोई स्पेशल पावर नहीं मिली तो वो यूएन में से अपना इंटरेस्ट खो देंगे, जैसा कि लीग ऑफ नेशन के साथ हुआ था, और वो कोशिश करेंगे अपने आप को इससे अलग करने की। एंड दैट without their support and involvement the body would be ineffective. और ये बात बिल्कुल सच है कि महाशक्तियों के ने अगर अपने आप को इससे अपने आप को अलग कर लिया तो यूएन जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगी। सो दिस इज़ द डिस्कशन ऑन द जुरिसडिक्शन रिफॉर्म्स ऑफ यूएन। सो जो मैंने आज आपको बताया यूएन में सुधार क्या आवश्यक है और उनके लिए किस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जुरिसडिक्शन ऑफ यूएन, यानी राष्ट्र संघ के क्षेत्राधिकार, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो राष्ट्र संघ के दायरे में आती हैं। Only 2 questions will be given to you from the today's discussion, which you have to do in your fair notebook. Thank you very much.